हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं। फिर से आपकी क्लास में मैं हाजिर एसएससी जीडी के लिए। 2022 में जैसे धमाका किया था उसी लय में दुगने जोश के साथ इस बार दुगने लोगों का सिलेक्शन कराने, दुगने में कि सबके सबका हो जाए की बात है, मेहनत करेंगे तो हाजिर हो चुका हूं मैं। तैयार हैं आज के सेशन के लिए? धमाका करेंगे। 84,000 वैकेंसी, आपको पता ही है कि जीडी में 84,866 वैकेंसी। नवंबर में फॉरम है, एक सीट पक्की करनी है भैया किसी भी कीमत पर। मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से धुआं धुआं उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? विकर्ण की लंबाई। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। और विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा गुणा √2। अगर मैं भुजा में √2 का गुणा कर दूं तो वही हो जाएगा विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणा √2। तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 529। 529 वर्ग का क्षेत्रफल है, 529। तो 529 किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर। ये 529 किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगी भुजा। भुजा है 23, भुजा है, ये भुजा है, भुजा। और आपको भुजा नहीं निकालनी, विकर्ण निकालना है, विकर्ण। तो भैया भुजा में √2 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा विकर्ण। भुजा में √2 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा विकर्ण। 23 आंसर नहीं होगा, 23 √2 आंसर होगा। 23 √2 आंसर होगा। कभी भी आपको क्षेत्रफल से विकर्ण निकालना है, क्षेत्रफल से विकर्ण निकालना है तो आधा करके सॉरी रूट निकालकर √2 का गुणा कर दो। इसका रूट निकालो। एक जैसे अगर मैं कहूं कि बेटा 121 है क्षेत्रफल, विकर्ण कितना होगा? 121 का रूट होता है 11, √2 का गुणा कर दो। मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी बता दोगे क्या? जल्दी बता दोगे सभी साथी? जल्दी बता दोगे? तुरंत प्रभाव से बताना, तुरंत प्रभाव से बताना कि आंसर क्या होगा। वाह, दे मतलब रूट निकालकर √2 का गुणा। 441 का मैं रूट निकालूंगा 21 और √2 का गुणा करूंगा। 21 √2 स्वाहा। 21 √2, 21 √2। पी अकेला एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, क्यू अकेला 12 दिनों में कर सकता है, पी अकेला 15 दिनों में, क्यू अकेला 12 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, एक साथ कार्य शुरू किया। जब 12 और 15 का लघुत्तम है बाबू 60, 12 और 15 का लघुत्तम है 60, इनका लघुत्तम हो गया 60, 60 लघुत्तम हो गया। 60 में 15 का भाग 2 लगाओ 4, 60 में 12 का भाग लगाओ, ये आ गया 5। ये पी की क्षमता, ये क्यू की क्षमता, दोनों की क्षमता हो गई 9। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद पी ने कार्य छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, पी और क्यू ने एक साथ काम शुरू किया, 3 दिन के बाद पी ने कार्य छोड़ दिया, क्यू बचेगा, क्यू बचेगा। 3 दिन के बाद पी ने कार्य छोड़ दिया तो 3 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया है। तो दोनों साथ में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 9, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 27 काम। तो 60 में से 27 काम हो गया तो 33 काम बचा। ये 33 काम की जिम्मेदारी किसकी है? क्यू की। तो क्यू की क्षमता कितनी है? 5। तो 33 में 5 का भाग दो, 5 6 33, 5 6 33, 6.6। तो क्यू अकेला उस काम को 6.6 दिन में समाप्त कर सकता है, 6.6 दिन में समाप्त कर सकता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा 40 सेकंड। हिंट दे रहा हूं कि 20 और 25 का लघुत्तम होता है 100। 20 और 25 का लघुत्तम होता है 100। 20 और 25 का लघुत्तम होता है बाबू 100। 20 और 25 का लघुत्तम होता है दोस्तों 100। 20 और 25 का लघुत्तम होता है 100। जल्दी से तुरंत प्रभाव से आंसर देना, सब सही सही आंसर चाहिए मुझे।
जल्दी से दीजिएगा, तुरंत प्रभाव से। वाह भैया वाह, तुरंत प्रभाव से देना, सभी सही आंसर देना, बहुत बढ़िया। बहुत गजब होशियार हो गए तुम यार, बहुत जबरदस्त। पी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, क्यों उसे 25 दिनों में कर सकता है, क्यों उसे 25 दिनों में कर रहा है। 20 और 25 का लघुत्तम होता है बाबू 100। 100 में 20 का भाग लगाओ 5, 100 में 25 का भाग लगाओ 4। ये पी की क्षमता, ये क्यू की क्षमता। पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद पी कार्य छोड़ देता है। एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों की क्षमता हो गई 9। पी और क्यू ने एक साथ काम शुरू किया और 8 दिन के बाद पी ने काम छोड़ दिया, तो बचेगा क्यू। पी और क्यू की क्षमता बाबू 9 है, तो 9 8 कितना हो गया, 72 काम किया है उन्होंने, 72 काम किया है, 72 काम। तो 100 में से 72 काम माइनस करोगे तो 28 काम बचेगा। ये 28 काम कौन करेगा, क्यू करेगा। ये 28 काम कौन करेगा, क्यू करेगा, क्यू करेगा, क्यू करेगा 28 काम। क्यू की क्षमता है 4, 28 में 4 का भाग लगा दो, तो क्यू 7 दिन में कर लेगा पूरा काम, 7 दिन में कर लेगा। 11% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बता सकते हो? टेबल याद है? टेबल याद है? पिछली क्लासेस में, पिछले मैराथन क्लासेस में टेबल बताई थी, याद है? याद है दोस्तों? भूल गए? मुझे लगता है भूल गए भाई, सब भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए, सब। बहुत बढ़िया, याद है तुम्हें तो यार। 11% का 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो 23.21% होता है। ये 23.21 कैसे आया? बहुत से सोच रहे होंगे 23.21 कैसे आया। इसके लिए आपको मेरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज। अगर आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो हमारी एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, पिछले साल की बनी हुई है। ऐसे डाल देना एसएससी जीडी प्लेलिस्ट बाय विपुल सर। कुछ भी सीखना हो, परसेंटेज सीखना हो, परसेंटेज बाय विपुल सर। प्रॉफिट लॉस सीखना हो, प्रॉफिट लॉस बाय विपुल सर। कुछ भी सीखना हो बाय विपुल सर। कुछ भी, छोले भटूरे बनाना सीखना हो, छोले भटूरे बाय विपुल सर। कुछ भी सीखना हो, डाल देना। 11% का 2 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो होता है 22%। अगर मैं कहूं अंतर कितना है, 1.21%। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1.21%। मैं अगले क्वेश्चन को 2 तरीके से बता सकता हूं आपको, 2 तरीके से। पहला है इफेक्टिव मेथड। 11,000 रुपए की धनराशि पर 11% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। तो पहला तरीका है चक्रवर्ती इफेक्टिव। 11% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है 23.21% और 11% का 2 साल का साधारण ब्याज होता है 22%। अंतर कितना है, 1.21%। ये अंतर है 1.21%। तो भाई इस 11,000 का 1.21% आपको निकालना है। 11,000 का 1.21% आपको निकालना है, 1.21% आपको निकालना है। परसेंट हटाओ, नीचे 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो नीचे 2 जीरो। देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 11 गुणा 121 करेंगे तो 1331 आएगा और 1331 में 10 का भाग लगाओ तो 133.1 आंसर आ जाएगा, 133.1। तो ये हो गया इफेक्टिव मेथड। इफेक्टिव मेथड हो गया ये इफेक्टिव मेथड। एक और तरीका कहता है फॉर्मूला, डी बराबर आर स्क्वायर बटे 10,000 इंटू पी। आपको अंतर निकालना है, डी निकालना है। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है, रेट कितना है 11, 11 का स्क्वायर 121, नीचे है बाबू 10,000, नीचे है 10,000 और प्रिंसिपल कितना है 11,000, मूलधन कितना है 11,000। इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो, फॉर्मूले से भी
तीन जीरो से तीन जीरो कट गई। 121 गुणा 11 होता है 1331, और 1331 में नीचे 10 का भाग लगेगा तो 133.1 आंसर आ जाएगा। आप इफेक्टिव से भी कर सकते हो और इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, पूरे के पूरे 50 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। उड़ा दोगे, उड़ा दोगे भाई, इसमें समय नहीं लगाओगे, उड़ा दोगे। उड़ा दोगे भाई, समय नहीं लगाओगे आप, हमें पूरा पूरा उम्मीद है। वाह भैया वाह। 20,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है? 20,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? तो डी बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर बटे 10,000 इंटू पी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो भाई। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस तो निकालना है। दर कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर 144, नीचे 10,000, प्रिंसिपल है 20,000। वाओ, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 144 का 2 से गुणा किया 288, 144 का 2 से गुणा किया 288, 288। बोर्डमास के नियम को फॉलो कर लेना, बोर्डमास के नियम को फॉलो कर लेना दोस्तों, बोर्डमास के नियम को फॉलो। 1 2 3 और ये 4 पार्ट। अच्छा, बहुत से लोग इसको इकाई अंक से सॉल्व करेंगे। इकाई अंक से तुरंत हो जाएगा, इकाई अंक से मैं कह रहा हूं, इकाई अंक से। देखो 1 + 7, 4 तिया 12, 7 चौक 28, हो गया सॉल्व। 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 में से 2 गया 14, 14 4 इसी ऑप्शन में। इससे बेस्ट नहीं हो सकता, दुनिया इसको पूरा सॉल्व करेगी, हम तुरंत करके आगे निकल जाएंगे। बोलो तारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। यह होता है जोश, इसी एटीट्यूड के साथ हमें काम करना है। यह एटीट्यूड एग्जाम में होना चाहिए। इकाई अंक देखो 1, बिल्कुल प्यार से सुनो। यहां पे कितना इकाई अंक? 7, 4 तिया 12, इकाई अंक 2, 4 सत्ते 28, इकाई अंक 8। वाह भैया वाह। 7 और 1 8, 8 में से 2 गया 6, 6 और 8 14, 14 का इकाई अंक 4, 4 तो केवल इसी ऑप्शन में है। पूरा सॉल्व करूंगा 324। मौज हो गई कि नहीं हो गई? ईमानदारी से बताना, आत्मा खुश हो गई? बोलते नहीं हो यार, बोलते नहीं हो। आत्मा खुश हो गई कि नहीं हो गई? अगर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कर दूं तो क्या तुम फोड़ दोगे? ईमानदारी से बताना। अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, क्या तुम एक क्वेश्चन फोड़ दोगे? बोलो हाँ या ना। बोलते नहीं हो यार तुम यार। चलो एक क्वेश्चन फोड़ना तुम। 207 इंटू 144 प्लस 407। अच्छा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन लिख रहा हूं। 30,216, 30,215, 30,214, 30,213। मुझे जल्दी से आंसर बताओ, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए, तुरंत प्रभाव से। समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल एबीसीडी के फॉर्म में आंसर बताओ। ये हुई ना बात। अब 207 और 144 का गुणा मेरे पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो यहां पे थोड़ा सा हम इकाई अंक का प्रयोग करेंगे। 7 चौक 28, 8, और इसका इकाई अंक 7, 8 और 7 15, 15 का इकाई अंक 5, जिसका भी इकाई अंक 5 हो वही आंसर भी आपका परफेक्ट उत्तर होगा। तो ऐसे ही इसी प्रकार का आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। स्थिर जल में एक नाव की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल, नाव की चाल, धारा की चाल।
स्थिर जल में नाप की चाल होती है 44 और धारा की चाल दे रखी है 26। धारा की चाल दे रखी है 26 और नाप की धारा के प्रतिकूल चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रतिकूल में चाल होती है बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू पूछा है। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल पूछी आपसे, और धारा के विपरीत दिशा में तो चाल आप आसानी से निकाल सकते हो। धारा के विपरीत दिशा में तो चाल आसानी से आप निकाल सकते हो बिना कोई संकट के। 18, हाँ घटाना है बस, और कुछ नहीं करना। प्रतिकूल में घटाना होता है, 44 में से 26 गया 18, 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए जल्दी से बताइए, तुरंत प्रभाव से बताओ, जल्दी से बताओ। स्थिर जल में एक नाव की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति है। प्रतिकूल में कितना होगा? 70 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा सा लिख रहा हूं, आप बताओ। धारा की दिशा में नाप की चाल, धारा की दिशा में नाप की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाप की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में नाप की चाल क्या होगी? 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 विदाउट ऑप्शन बताना है। अच्छा, ऑप्शन में दे देता हूं, 16 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। ये 4 ऑप्शन दे दिए एबीसीडी के रूप में। 16, 24, 12, 8, 16, 24, 12, 8, 16, 24, 12, 8, 16, 24, 12। तुरंत प्रभाव से बताइए। 16, 24, 12, 8। वाह, 16 वाला। ऐसा झापड़ मारूंगा, ऐसा झापड़ मारूंगा। अब ये चीज अलग हो गई, अच्छा हुआ ये मैंने पूछ लिया। अच्छा बताओ, धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल क्या होती है बताओ? बी प्लस डब्ल्यू। धारा की दिशा में चाल दे रखी है बी प्लस डब्ल्यू। धारा की दिशा में चाल क्या होती है? बी प्लस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू दे रखा है और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? बी माइनस डब्ल्यू। धारा की दिशा का मतलब होता है बी प्लस डब्ल्यू, धारा के विपरीत दिशा का मतलब होता है बी माइनस डब्ल्यू। अब वो स्थिर जल में नाप की चाल पूछा है। कभी भी ऐसी इक्वेशन दे, बी प्लस डब्ल्यू दे, बी माइनस डब्ल्यू दे, तो बी और डब्ल्यू कैसे निकालते हो? बी कैसे निकालते हो? जोड़कर 2 का भाग, भूल गए? और डब्ल्यू कैसे निकालते हो? घटाकर 2 का भाग। 20 में 4 को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, 20 और 4 24, 24 में 2 का भाग लगाओ 12, 20 में से 4 घटाओ 16, 16 में 2 का भाग लगाओ 8, ये 12 किलोमीटर पर आवर, ये 8 किलोमीटर पर आवर। वाह भैया, ये 12 किलोमीटर पर आवर, ये 8 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। अब गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही करके जाना, तो 12 आंसर आ जाएगा। स्थिर जल में नाप की चाल आ जाएगी 12। बिल्कुल सही आंसर करना। डाटा चेंज कर रहा हूं, डाटा तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से बताओ आंसर, बताना। 32, 20, 40, 16। जल्दी से तुरंत प्रभाव से बताओ, तुरंत तुरंत, जितना जल्दी बता दोगे मौज हो जाएंगी। जोड़कर 2 का भाग देना है। बी प्लस डब्ल्यू बराबर दे रखा है 36। धारा की दिशा में चाल दे रखी है बी प्लस डब्ल्यू, तो बी प्लस डब्ल्यू बराबर दे रखा है 36 और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखी है बी माइनस डब्ल्यू। बी माइनस डब्ल्यू दे रखा है 4। बी की वैल्यू निकालनी है, जोड़कर 2 का भाग दे दो। 36 और 4 को जोड़कर 2 का भाग दे दो। 36 और 4 40, 40 में 2 का भाग दे दो, 20 किलोमीटर पर आवर। डब्ल्यू निकालना है तो घटाकर 2 का भाग दो। ये बात क्लियर हो गई? ये फॉर्मूला ध्यान है? किस किस को ये फॉर्मूला आता है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे इस फॉर्मूले से करना।
अब ध्यान से सुनना क्या कहता है फॉर्मूला। एक आदमी 1 रुपए में 21 आम खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए कि उसे 30% का लाभ, 30% की हानि हो। अब एक एक चीज को बड़े प्यार से समझना, बड़े शिद्दत से समझना कि क्या चीज दे रखी है, वैल्यू पुट कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए यह तरीका ही बेस्ट है। खरीदने का मतलब होता है 100%, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। 1 रुपए में 21 आम खरीदता है, 1 रुपए में 21 आम खरीदता है, खरीदने का मतलब 100%, 100% लिखना है। 1 रुपए में 21 आम खरीदता है, 1 रुपए में 21 आम खरीदता है, खरीदने का मतलब 100। अब वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे, 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे, 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे कि उसे 30% की हानि हो, 30% की हानि हो। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70। 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे कि 30% की हानि हो, 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे कि 30% की हानि हो। 0 से 0, 3 दहाड़े 30, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 30। वैल्यू पुटिंग करना आ गया, बस इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को छोड़ दो। 44 दूनी 88, 2 से 100 को काटो, मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। आपके आंसर का वेट है, मुझे नहीं पता, आंसर सही चाहिए मुझे, परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट। बेटा टॉपिक वाइज त्रिदेव बैच में पढ़ाऊंगा, त्रिदेव बैच में, और एसएससी का अर्जुन बैच में, अर्जुना बैच जो है, अर्जुन बैच जो है एसएससी जीडी का जो अर्जुन बैच है उसमें मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज एप्लीकेशन पर। बहुत बढ़िया, शानदार, ओहो जानदार। एक आदमी 1 रुपए में 44 आम खरीदता है, वही लॉजिक का इस्तेमाल करो। क्या फॉर्मूला कहता है, रुपीज इंटू एन इंटू एसपी या सीपी, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, कुछ भी लिख सकते हो यहां पे, जो भी दे रखा हो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लो। 1 रुपए में 44 आम खरीदता है, 1 रुपए में 44 आम खरीदता है, खरीदने का मतलब 100। 1 रुपए में 44 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 12% की हानि हो, 12% की हानि हो, तो ये 88 आएगा, ये 88 आएगा, 88। 44 दूनी 88, 2 से 100 को काटो 50 बार, तो एन की वैल्यू आ गई 50। 50 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई वैल्यू हमने 20% बढ़ाई, वापिस उसी स्थिति में लाने के लिए कितना परसेंट कम करें। कोई वैल्यू हमने 20% बढ़ाई, तो 100 से हमने कितनी कर दी, 120, 100 से 120 कर दी। वापिस उसी स्थिति में लाने के लिए हमें कितना परसेंट घटाना पड़ेगा, कोई बताएगा कि हमने किसी वस्तु को 20% बढ़ा दिया, दिमाग की बात है, हमने किसी वस्तु को 20% का बढ़ा दिया। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत से करें 25, हाँ याद कर रखा है इन गधों ने, ये बोतल में बंद कर दूंगा राक्षसों, और किसी समुद्र में गाड़ी आऊंगा, तुमको 1000 साल तक निकल नहीं पाओगे, ऐसी शक्ति है मुझ में। पट्टिट मतलब 20% बढ़ा दिए 25%, ये तुमने जो डाटा याद कर रखा है ना, तुम्हारा लंका लगा देगा ये तुम्हारी चिल्लड़ कहीं को। चिल्लड़ का मतलब समझते हो कि कोई फूक के आ जाए, कोई मतलब नशेबाजी कर ले, फूक फूक लिया होगा कुछ पेपर में बना बनू के, तो सब जानता हूं बेटा। बीस परसेंट बढ़ गया 25%, बस मतलब याद नहीं कर ये
बेटा कोई हमने 20% बढ़ाया है तो कितना परसेंट कम करना चाहिए? 20 कम करना चाहिए 120 पर, 20 कम करना चाहिए 120 पर, 20 कम करेंगे 120 पर और गुणा 100। तो 2 से 12 को काटो 6 बार, 100 में 6 का भाग लगाओ, 50/3, 16 सही 2/3। ओ हो, बहुत बढ़िया। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े? चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया तो 100 से 140 हो गया। अब इसका कैसे याद किया होगा 40 का? ये तो याद ही नहीं होगा बहुत लोगों को। तो कंसेप्ट सीखो कि 100 से 40 140 हो गया। अब आपको चीनी का देखो 40 घटाना पड़ेगा वापिस उसी मूल्य पर लाने के लिए, है ना। ये मूल्य बढ़ गया, खपत इतना कम करनी पड़ेगी। मूल्य ऐसे बढ़ाया, खपत ऐसे कम करिए। 40 कम करनी पड़ेगी 140 पर, 40 कम करनी पड़ेगी 140 पर, 40 की कमी करनी पड़ेगी 140 पर गुणा 100। 40 की कमी 140 पर, 40 की कमी 140 पर गुणा 100। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7, 7 दूनी 14, 6 बज गया 60, 70 8 56, 28 पॉइंट तो इसी ऑप्शन में दे रखा है। फोर्थ सही आंसर होगा, फोर्थ सही आंसर होगा। मुझे एक बात कि कोई धनराशि 2000 से 2400 हो गई, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, कितने साल में? 2 साल में। दर प्रतिशत निकालना है, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, साधारण ब्याज। ये कंसेप्ट सीखो, ये कंसेप्ट सीखो और फिर अपन क्वेश्चन को तुम्हें करने के लिए दूंगा, क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दूंगा कि कोई राशि 2000 से 2 साल में 2400 हो गई। दर कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज, समझ लो। 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100, 1 साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। भैया 400 रुपए तो ब्याज है, 2000 से 2400 हो गई ना, 400 रुपए तो ब्याज है, 400 रुपए तो ब्याज है। ये 400 रुपए ब्याज कितने साल का है? 2 साल का। 400 रुपए ब्याज है 2 साल का, वाह। 400 रुपए ब्याज है 2 साल का, वाह। 400 रुपए ब्याज है 2 साल का, वाह। 400 रुपए ब्याज है 2 साल का, 400 रुपए ब्याज है 2 साल का। 1 साल का लिखना है ना, 2 साल का 400 है तो 1 साल का 200 होगा। मूलधन कितना है बाबू? 2000 और गुणा 100, 10%। तो ब्याज की जो दर आ गई वो 10% आ गई। और रेशो निकालना चाहते हो तो रेशो से भी आप खेल सकते हो, रेशो से भी खेल सकते हो, रेशो निकालना चाहो तो रेशो से भी खेल सकते हो। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 11,500 की राशि 12,880 होगी। तो 11,500 की राशि 12,880 हो गई। कितने साल में? 2 साल में। 11,500 की राशि 12,880 हो गई, 11,500 की राशि 12,880 हो गई, 11,500 की राशि 12,880 हो गई 2 साल में। आप इनका रेशो निकालना चाहते हो तो रेशो भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 10, तो मैं कह सकता हूं 1150 की राशि 1288 हो गई 2 साल में। अब यहां पर देखो ब्याज 2 साल में भी है, 2 साल में ब्याज देखो, ब्याज कितना लगा? 138 रुपए का ब्याज लगा, 138 रुपए का ब्याज लगा। ये कितने साल में लगा? 2 साल। तो 16, 2 छिक्की 12, 2 नाम 18, 1 साल का ब्याज है 69 रुपया, 1 साल का ब्याज है 69 रुपया, 1 साल का ब्याज है 69, 69 ही तो 138 में 2 का भाग दूंगा, 2 छिक्की 12, 2 नाम 18, 69 रुपए का ब्याज लगा 1150 पर, 69 रुपीज का ब्याज लगा 1150 पर, खत्म। 69 रुपीज का ब्याज लगा 1 साल का, किस पर लगा? 1150 पर गुणा 100। 23 पंजे 115, 23 से कितनी बार गया? 3 बार। 5 से 10 को काटो 2 बार, तो आपकी ब्याज की दर आ गई दोस्तों 6%। बहुत बढ़िया, कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हें करना है, एक बार दिमाग लगाना थोड़ा। अच्छा, ये लिखित में नहीं दिया, प्रैक्टिकल दिया हुआ है, इसको समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है।
ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या क्या कह रहा है, क्या निकालना है, प्रैक्टिकल चीज है। अजय कुंतल बोल रहा है 33, सभी सही आंसर देंगे। यदि ए और बी का अनुपात 7 और 4 है, वाह भैया वाह, ए और बी का अनुपात है 7 और 4, ए और बी का अंतर है 9, ए और बी का अंतर है 9 दोस्तों, ए और बी का अंतर है 9, बहुत बढ़िया, ए और बी का अंतर है दोस्तों 9, ए और बी का अंतर है 9। अजय यहां ए और बी का अंतर कितना है बाबू, 3 है, 3 की वैल्यू दे रखिए 9, कितने गुना, 3 गुना, 3 का 3 गुना 9, 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 7 और 4 का अंतर। अच्छा अंतर ही तो दे रखा है, ए और बी का अंतर ही तो दे रखा है 9, तो यहां अंतर कितना है, 3, 3 का 3 गुना 9, तो वो ए और बी का टोटल पूछा है, ए और बी का टोटल है 11, तो भैया 11 का 3 गुना कर दूंगा 33, 11 का 3 गुना कर दूंगा 33, 33 सही है। इनका लघुत्तम मैं से निकालना है, मैं से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मैं से निकाल लो, मैं से निकाल लो, मैं से। जल्दी से बताओ। ग्यारह, वाह, जिसने भी 11 आंसर दिया है लंका लग गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं से आंसर होगा, मैंने तो ये कहा इनका मैं से निकालना है, उसके बाद आंसर निकलेगा। क्वेश्चन तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं भैया। एक 77 सेंटीमीटर की छड़ है, एक 110 सेंटीमीटर की छड़ है, और एक 121 सेंटीमीटर की छड़ है, एक 77 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को बराबर, इन तीनों छड़ों को कंपेयर करते हुए बराबर लंबाई की समान छड़ काटी जाती है, तो ये बताओ कितने सेंटीमीटर की छड़ काटी जाएगी। एक छड़ की लंबाई 77 है, एक छड़ की लंबाई 110 है, एक छड़ की लंबाई 121 है, तो इन तीनों में कॉमन कितना है ये बताओ। अच्छा इन तीनों का कॉमन बताओगे, कॉमन 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 क्या होता है, मैस है, तो कोई बताएगा। मैं आप लोगों से पूछूं कि 77, 110 और 121 का मैसे कितना होता है, तुरंत प्रभाव से जवाब दो कि मैसे कितना होता है, 11। तो मतलब 11 सेंटीमीटर की छड़ काटी जा रही है। अगर ऐसे पूछता कि छड़, काटी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, काटी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, अधिकतम लंबाई कितनी होगी, अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तब तो ये हमारा 11 सेंटीमीटर सही आंसर था। ये तो पूछा है कि कितनी छड़ काटी गई है, छड़ों की संख्या, कितनी छड़ काटी गई है, 11 सेंटीमीटर की छड़ काटी गई है। बिल्कुल प्यार से सुनना, 11 सेंटीमीटर की छड़ काटी गई है, 11 सेंटीमीटर की छड़ काटी गई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 11 सेंटीमीटर की कितनी छड़ कटेंगी इनमें से, 77 सेंटीमीटर लंबा है ये, 11 सेंटीमीटर की कितनी छड़ काटी जाएंगी इसमें से, जल्दी से जवाब दो। 77 सेंटीमीटर में से 11 सेंटीमीटर की कितनी छड़ काटी जाएंगी, जल्दी से जवाब दो। 77 में 11 का भाग दो, इसमें से 7 छड़ काटी जाएंगी। 110 में 11 का भाग दो, इसमें से 10 छड़ काटी जाएंगी। 121 में 11 का भाग दो, इसमें से 11 छड़ काटी जाएंगी। तो इधर से 7 छड़ आ रही हैं, इधर से 10 छड़ आ रही हैं, इधर से 11 छड़ आ रही हैं, तो टोटल 28 छड़ आ रही हैं। तो छड़ों की अधिकतम संख्या होगी 28। इसका जो आंसर होगा 28। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछता है,
पहला क्वेश्चन पूछा जाए, काटी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर। जो हमने छड़ काटी है, काटी जाने वाले छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसमें संख्या आ रही है 7, इसमें आ रही है 10, इसमें आ रही है 11। तो कितनी छड़ काटी जा रही है? टोटल 28 छड़ काटी जा रही हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था, पापड़ बिलवा देता एग्जाम में। 90% लोग इसको गलत करके आते, जैसा कि आप लोगों ने अभी गलत किया है। 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष। ये 6 भाई हैं और इन सबके पास 15 है। ये 6 भाई हैं, इन सबके पास 15। ये 6 भाई हैं, इन सबके पास 15। यदि उनके पिता को भी शामिल कर लिया जाए, अगर पिता भी 15 लेके आते तो औसत वही रहता। अगर पिता भी वही लेके आते तो औसत वही रहता। अगर पिता भी वही लेके आते तो औसत वही रहता। अगर पिता भी वही लेके आते, पिता भी वही लेके आते तो औसत वही रहता। पिता भी वही लेके आते तो औसत वही रहता। टोटल 6 भाई हैं, उनकी औसत आयु 15। अब ये 7वां जन आ गया, अगर इसको भी 15 देता तो औसत वही रहता। पिताजी आ गए, लेकिन पिताजी ने क्या की, औसत में 7 वर्ष की वृद्धि कर दी। तो पिताजी 15 तो लेके आए, पिताजी 15 तो लेके आए, 7 और लेके आए 7 जनों के लिए। तो 15 तो लेके आए, 49 और लेके आए। अच्छा, पिताजी ने 7 और बढ़ाया है ना, साफ साफ कह रहा है कि पिताजी ने औसत में 7 वर्ष की वृद्धि कर दी। तो पिताजी 15 लेके आते तो वही रहता, लेकिन पिताजी ने सबका 7 औसत बढ़ा दिया, तो सबके लिए 7 और मिल गया। ये कितने जने हैं टोटल? 7 जने। सबको 7 मिलेगा तो 49 और मिल जाएगा। तो 15 तो लेके आए, 49 और लेके आए हैं, तो टोटल 64 लेके आए हैं दोस्तों। 64 टोटल 64 लेके आए हैं। टोटल 64 लेके आए हैं। तुरंत प्रभाव से बताइए। 21 और 7 चौक 28। आंसर आ तो गया है। छोटू मेघवाल पूछ रहा है, कविता क्या चल रहा है क्लास में? क्लास में संगरकारा की बैटिंग चल रही है। बॉलिंग करा रहा है सहवाग, संगरकारा कर रहा है बैटिंग। कविता मैच देख रही है। छोटू लाल लकड़ बग्गे, कविता टिलाट में क्या चल रहा है? छोटू लाल जिंदगी में कविता सुनाता रह जाएगा, वो भी दूसरे के बच्चों को। अपने बच्चों को कभी कविता नहीं सुना पाएगा। कविता, पोइम की बात कर रहा हूं मैं। तेरी भी जिंदगी खुशहाल हो, अच्छी नौकरी लगे, अच्छी वो भी मिले, समझ गया ना तुम? सब सपने अधूरे रह जाएंगे छोटू लाल, सब चीज छोटी की छोटी रह जाएंगी छोटू लाल तेरी। ना उधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। कविता तो चली जाएगी बेचारी सरकारी के पास, किसी के पास। तू क्या करेगा? टबिटा टैटलाट में ऐसा लपाड़ा मारूंगा, ऐसा मुक्का मारूंगा। 6 भाइयों की औसत आयु 21 वर्ष है। 6 भाई हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सबकी औसत आयु 21। वाह, सबके पास 21। पिता भी आ गया, अगर पिता 21 लेके आता तो औसत वही रहता। पिता 21 लेके आता तो औसत वही रहता।
पिता ने सबकी औसत आयु 4-4 बढ़ा दी, सबकी 4-4 बढ़ा दी, सबकी 4-4 बढ़ा दी। पिता 21 तो लेके आया, सबके लिए 4-4 और लेके आया, 28 लेके आया, 7 चौक 28, तो 21 और 28 कितना लेके आया? 49 लेके आया। तो पिताजी 49 लेके आए। अब मुझे एक बात बताना सभी साथी, कि मैं 4% की हानि से 1% के लाभ पर जा रहा हूं, अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है? कमेंट करके टू फास्ट लड़ी में कमेंट होना चाहिए। अगर मैं 4% की हानि से 1% के लाभ पर जा रहा हूं तो अंतर कितना है सभी साथी बताओ। सुमेरु मोंडल, सुमेरु मोंडल बोला 3। बेटा सोनू, सुमेरु मंडल जो 3 दे रहे हैं बजाते रह जाएंगे बीन। आगे का नहीं होगा कोई सीन। पता नहीं किसमें रहते हो लीन, जो आंसर दे रहे हो 3। बेटा आप हानि से लाभ में जा रहे हो, अंतर जुड़ता है, अंतर है 5%। दिमाग लगाओ कि अगर मैं कोई वस्तु 4% की हानि पर बेच रहा हूं तो 96 में बेच रहा हूं। 100% की चीज को 96 में बेच रहे हो। 1% के लाभ पर उस वस्तु को 101% में बेचोगे, तो अंतर तो 5 है ना, अंतर तो 5 है। समझ में आ गई झुमरी तलैया? अब समझो इस बात को, बिल्कुल प्यार से समझना। एक व्यक्ति ने किसी एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचा, एक व्यक्ति ने किसी एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 1% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 42.5 रुपए अधिक प्राप्त होते। अच्छा, पहले एक वस्तु को 4% की हानि पर बेच रहा था, अब उसे 1% के लाभ पर बेचा होता, मतलब वो 4% की हानि से 1% के लाभ पर आ गया। बिल्कुल प्यार से समझना कि वो 4% की हानि से 1% के लाभ पर आ गया, कि वो 4% की हानि से 1% के लाभ पर आ गया। तो इनका अंतर कितना है दोस्तों? 5%। अगर मैं कोई 4% की हानि से 1% के लाभ पर आऊं तो देखो 4% की हानि से वो लाभ पर आ रहा, अंतर कितना है? 5%, मतलब 5% का अंतर है। तो ये 5% की वैल्यू 42.5। अच्छा, मैं कहने का मतलब है 5% वैल्यू अधिक हो गई, और कितने रुपए अधिक हो गई? 42.5। तो 5% की वैल्यू 42.5, 5% की वैल्यू 42.5। 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अगर मैं किसी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचूंगा तो 118% में बेचूंगा ना, 118% की वैल्यू निकालनी है। 5 को नीचे ले जाओ, 118 को इंटू में ले जाओ, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक नंबर, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 17 बच गया, 25 सत्ते 175, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। इकाई अंक से काम चलाओ, 9 7 63, इकाई अंक जिसका भी 3 वही आंसर, बोलो स्वाहा। खत्म, खेल हो गया, 1003 आंसर आए। इकाई अंक चला लो ना, 9 7 63 3, इकाई अंक 3 इसी का ही है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है भाई साहब आप फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को? भाई 117, 6 6 सत्ते 42, 6 कम 6 4। हाँ, मेरा आंसर आ गया। उड़ा दोगे तुम इस क्वेश्चन को, उड़ा दोगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगाना इसमें। एक व्यक्ति ने किसी एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 4% के लाभ पर बेचता तो उसे 42 रुपए अधिक प्राप्त होते। एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा
वो हानि से लाभ पर जा रहा है, वो हानि से लाभ पर जा रहा है, तो अंतर कितना है 7% का, 1% का अंतर नहीं है। दिमाग लगाओ कि कोई वस्तु 3% की हानि से 4% के लाभ पर जा रही है, 3% की हानि से 4% के लाभ पर जा रही है, हानि से लाभ अंतर जुड़ता है 3 और 4 7, तो ये वैल्यू 7% इंक्रीमेंट हो गया। और कितने रुपए इंक्रीमेंट हुआ है 42 रुपए, तो मतलब 7% की वैल्यू 42। वाह भैया वाह, 7×42 कितने गुना 6 गुना। 17% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए 117% होना चाहिए, तो 117 का भी 6 गुना करो। यहां पर भी इकाई अंक से काम चल जाएगा, 6 7 42, जिसका भी इकाई अंक 2 हो वही आंसर। वैसे आप इसको पूरा सोल्व करोगे 702 आंसर आ जाएगा। मौज हो गई। कैसा लगा पेपर, ईमानदारी से बताना कैसा लगा पेपर, दिल खुश हो गया। चलिए इसको तो कर दोगे, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते हैं, इनको कराने का कोई सीन नहीं है, ये तो तुम कर दोगे। 750 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से अनुपात है 8:7। अच्छा दोनों का योग है 15, तो 15 की वैल्यू 750, 15 5 75, कितने गुना 50 गुना। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 7 का 50 गुना 350, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 350, 350। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, दूरी को ऊंचाई बोलते हो, समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, दूरी का मतलब ऊंचाई। ये समलंब चतुर्भुज, ये समांतर भुजाएं, उनका योग और उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक समलंब की दो समांतर भुजाएं 15 और 20 है। देखो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 20 दे रखी है, ये समांतर भुजा की लंबाई 15 और 20 दे रखी है, एक समांतर भुजा 15 एक 20, इनकी ऊंचाई दे रखी है 22, इसका क्षेत्रफल निकालना है। समांतर भुजाओं का योग कर लो, समांतर भुजाओं की लंबाई 15 और 20 दे रखी है और उनके बीच की दूरी दे रखी है 22, 2 से 22 को काटो 11 बार, 20 और 15 35, 35 इंटू 11 कर लो, 11 पंजे 55 हासिल लगी 5, 11 तिया 33 और 5 38, 385 आंसर परफेक्ट तरीके से। क्या आपको पता है, एक छोटी सी बात बताऊं, इस बार हमारी देखो आपके एसएससी जीडी में हिंदी का बहुत तगड़ा रोल रहता है, तो विवेक सर हिंदी का स्पेशल बैच लॉन्च किए, स्टैटिक जेके की वीडियो क्लासेस इसमें मुफ्त हैं, 1 साल का करंट अफेयर मुफ्त है, 1000 क्वेश्चनों की ई बुक मुफ्त है, ई बुक मुफ्त है, 1000 क्वेश्चनों की ई बुक इसमें मुफ्त दे रहे हैं हम 149 रुपए में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, विवेक सर का स्पेशल बैच, मैंने मैथ का स्पेशल बैच भी लॉन्च कर दिया है मेरे प्यारे साथियों 149 रुपए में। त्रिदेव बैच एसएससी जीडी में धुआं धुआं उठा दूंगा, 20 में से 20 क्वेश्चन करके आओगे 40 नंबर गारंटी के साथ। शर्त लगा लो, ये वीडियो मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, आज ही रिकॉर्डिंग कर लेना, 20 के 20 क्वेश्चन फंसा दूंगा इस बैच में से, 20 के 20 क्वेश्चन रिकॉर्डिंग कर लो, चैलेंज कर रहा हूं अपने 11 साल के एक्सपीरियंस के सामर्थ्य पे कह रहा हूं, 20 के 20 रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेज दो, अपने पास सेव कर लो, 20 के 20 क्वेश्चन फंसा दूंगा। अब 15 की जगह पेपर में 16 लिखा आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही होगा, 20 की जगह 25 लिखा आ सकता है, 16 की जगह 18 लिखा आ सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा। एग्जाम्पुल ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहां पे मिल जाएगा त्रिदेव बैच मेरे प्यारे साथियों। और आपको हिंदी हिंदी रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो लेना तो 299 रुपए में ले सकते हो त्रिदेव बैच। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो जीडी की तैयारी, जीडी का बैच लेना है तो आप ले सकते हो हमारा अर्जुना बैच एग्जाम्पल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इस समय 12 घंटे की क्लास, आपको ज्योग्राफी की 12 घंटे की क्लास लग रही है, पता है आपको ज्योग्राफी की 12 घंटे की क्लास लग रही है धूमधार तरीके से, 12 घंटे की लगातार क्लास। ये 12 घंटे की क्लास देखो मेरे प्यारे साथी, ये हमारी शानदार क्लास चल रही है, शानदार। ये हमारे जो लिंक दे रखा है चैट बॉक्स में, इस लिंक पे क्लिक करो, आप 12 घंटे की क्लास में पहुंच जाओगे। 24 तारीख को भारत का भूगोल खत्म होने वाला है, भारत का भूगोल खत्म होने वाला है,
तो सभी साथी इसको लाइक करेंगे। अभी चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर जाके इसको लाइक करके आओ। ये 12 घंटे की क्लास, एक दिन में भूगोल खत्म, फिर बाद में आप भूगोल धीरे धीरे पढ़ते रहना, मस्त मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। इसको लाइक करो, मेरा मान रखिएगा। कल सुबह मिलते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 8 बजे के पेपर में। और जो हमारे पीडीएफ लेना चाहता है, फ्री पीडीएफ लेना चाहता है, फ्री पीडीएफ लेना चाहता है, फ्री पीडीएफ ले सकता है भैया। इस नंबर पे हाई लिख देना और ग्रुप में जुड़ जाना, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। आज मैं कम से कम 4 पीडीएफ भेजूंगा, 5 पीडीएफ इसमें मिलती है फ्री पीडीएफ। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए। क्लास कैसी लगी ये बताना।